हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी होता क्या है। तो हिंदी एक भाषा है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि भाषा क्या होता है, यानी कि भाषा की परिभाषा क्या होता है। भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा एक बातचीत करने का माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट करते हैं और किसी के प्रकट की हुई बातों को समझते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के कुछ भेद भी होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। आगे बात करते हैं कि मौखिक भाषा होता क्या है। तो मौखिक भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भाव को बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपने बातों को बोलकर प्रकट करेंगे या सामने वाला हम अपने बातों को बोलकर हमारे सामने प्रकट करेगा, उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, यानी जो टीवी पर आता है न्यूज़, वो जैसे संवाद, किसी का भाषण है, ये सब आता है मौखिक भाषा के रूप के अंतर्गत। अगला आता है लिखित भाषा, यानी कि भाषा का लिखित रूप। तो लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे ग्रंथ, पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएँ आदि जिसमें लिखा हुआ हो, वो सब लिखित भाषा का रूप कहलाएगा। एक तीसरा भाषा भी होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। अब सांकेतिक भाषा होता क्या है? सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब संकेत का मतलब होता है इशारा, जब संकेत द्वारा यानी कि इशारा द्वारा बात कर समझाई जाती है और समझी जाती है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। वास्तव में यह एक सशक्त भाषा कही जा सकती है, यानी कि मजबूत भाषा कहा जा सकता है। जैसे में क्या हो जाएगा? चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, जिसे हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो जाएगा। जैसे मुख बधिर व्यक्ति, यानी कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो। उपभाषा क्या होता है? बोली क्या होता है और उपभाषा क्या होता है? बोली होता है एक सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को, रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि बोली छोटी सी जगह में बोला जाता है, वही बोली कहलाता है। और बोली जिस मेन भाषा का टूटा हुआ रूप होता है उसे उपभाषा कहते हैं, यानी कि किसी भी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है, उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी हो गया बोली, और भोजपुरी हिंदी का ही एक टूटा हुआ रूप है, तो इसमें उपभाषा के रूप में आ जाएगा हिंदी। यहाँ पर विशेष रूप से आप समझ सकते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग बिहारी हिंदी जो है उसमें अंदर टूटी भाषा के रूप में आता है भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब क्या है? बोली है, और जो कि मेन हिंदी का ही एक रूप है, इसलिए मेन उपभाषा हो जाएगा हिंदी और उसका बोली हो जाएगा भोजपुरी, मैथिली, मगही। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी में क्या क्या होता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी भाषा में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सब आता है। पहाड़ी में आता है गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, ये सब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है, और ये सब हिंदी का ही एक अंश है। के लिए एक टर्म का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। यानी कि लिपि होता क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को लिपि कहते हैं। और हर भाषा का अपना अपना अलग लिपि होता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, इस तीनों भाषा के लिए एक ही लिपि आता है, उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। और एक आता है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गुरुमुखी लिपि है, इसके अंतर्गत पंजाबी भाषा लिखा जाता है। इस तरह से आप आगे और देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण की परिभाषा की। अब तक हमने जाना कि हिंदी एक भाषा था, इसलिए हम पहले भाषा के टर्म को समझे कि भाषा होता क्या है, उसके कुछ प्रकार के बारे में देखें। भाषा लिए कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण एक विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता है, यानी कि पढ़ना आता है शुद्ध, उसी को टर्म को हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण पढ़ने के लिए कुछ उसे पार्ट बाई पार्ट यानी टुकड़ों में बांटा गया है।
जिसे व्याकरण के अंग के नाम से जानते हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार कहा जाता है। ये नए हिंदी व्याकरण में ये 4 ही अंग दिए जाते हैं और पुराने हिंदी व्याकरण में 5 अंग दिए जाते थे, जिसमें 5वां अंग होता है छंद विचार, जिसे नए हिंदी व्याकरण में हटा दिया गया है, पर पुराने हिंदी व्याकरण में ये भी सम्मिलित किया जाता था और हम इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वर्ण यानी कि अक्षर क्या होता है। आगे क्या है, वर्ण यानी कि अक्षर क्या होता है। तो भाषा की उस छोटी ध्वनि यानी कि इकाई को हम वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क, ख, म, ये सब जो भी अक्षर आता है वर्णमाला में, जितने भी अक्षर होते हैं, हर भाषा का अपना अपना वर्ण होता है, उसी को ही हम वर्ण यानी कि अक्षर कहते हैं, जो कि हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है शब्द विचार था। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम ये जानते हैं कि शब्द होता क्या है। अब बात करेंगे कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों के मेल से, अभी हम ऊपर पढ़े थे वर्ण यानी कि वर्ण एक छोटी इकाई है किसी भाषा को लिखने या बोलने के लिए, और उसी को मिलाने से यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलाने से हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, सही अर्थ होना चाहिए। अगर सही अर्थ ना हो तो वो शब्द नहीं कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है पानी, कानपुर, भोजन, राकेश, कमल। अगर हम इसी को उल्टा लिख दे, कहीं का कहीं लिख दे, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। वो वर्णों का मेल तो होगा पर शब्द नहीं होगा। जैसे अगर हम पानी को उल्टा करके लिख दें नीपा, तो इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा, तो ये उसका कोई अर्थ नहीं होगा। पान को उल्टा कर दे और हम लिख दें नक्का, नक्का, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वर्णों का मेल तो है पर शब्द नहीं है। आप समझ गए होंगे कि शब्द क्या होता है। शब्द का अर्थ होना चाहिए, वर्णों का मेल तो है पर अर्थ भी होना चाहिए। अगला है कि वाक्य क्या है। अब वाक्य होता है वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य क्या है, शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो। इसमें भी शब्द की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या, उसमें शब्द क्या था कि वर्णों के मिलने से शब्द बनता था, और वाक्य क्या है, शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का अर्थ सही होना चाहिए, तब ही वह कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो वर्णों के मेल से अगर सही शब्द अर्थ न निकले तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह अगर सही शब्दों के मेल से अगर कुछ अर्थ न बने तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे शब्दों का ही मेल है, सब एक अलग शब्द है, घूमने एक अलग शब्द है, जाते एक अलग शब्द है, और है एक अलग शब्द है। अगर इस सब को एक साथ मिला देते तो बन रहा है सब घूमने जाते हैं। इसका एक अर्थ निकल रहा है कि कुछ लोग हैं जो कहीं घूमने जा रहे हैं। और जैसे अगला है राजू सिनेमा देखता है। इससे पता चल रहा है कि राजू नाम का कोई आदमी है। उल्टा अगर लिख दे, कहीं का कहीं लिख दे, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वो शब्दों का समूह तो होगा पर वाक्य नहीं होगा। ऐसे अगर हम इसी को उल्टा कर दे के लिखते हैं, जैसे हम राजू को पहले लिख दे सिनेमा है, राजू देखता, अगर इसको हम फर्स्ट में बोले, इसको सेकेंड में बोले, और इसको थर्ड और इसको फोर में बोले, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बोलेंगे है सिनेमा राजू देखता, इसका कुछ विशेष अर्थ न निकल रहा है, इसलिए ये शब्दों का समूह तो है पर वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसका अर्थ निकल रहा है इसका, जैसे राजू सिनेमा देखता है, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह एक वाक्य कहलाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या। अब आगे यही सब कि वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वो जानने के लिए वर्ण विचार होता क्या है। तो वर्ण विचार क्या है, वर्णमाला, इनमें वर्णमाला वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग अर्थात संधि पर विचार किया जाता है। यानी कि इसमें वर्णों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है डिटेल से, उसी को हम वर्ण विचार कहते हैं। विचार का अर्थ होता है अध्ययन, विचार का अर्थ होता है अध्ययन करना। हम अध्ययन करेंगे, वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे तो वही कहलाएगा वर्ण विचार। अगला है शब्द विचार, यानी कि हम शब्दों का अध्ययन करेंगे। विचार का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसमें शब्द रचना, उनके भेद तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। विचार मतलब अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है।